नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये है आपका अपना एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अर्पित पाटीदार। मैं हूँ इस एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट का फाउंडर, आपका एजुकेटर। यहीं पर मैं आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स जो कि फॉरेंसिक से रिलेटेड या अदर कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा आपको। आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है ये बहुत ही कॉमन वीडियो, बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाली है। सिंपल वीडियो इन द सेंस ऐसा है कि हर कोई अगर फॉरेंसिक साइंस की तैयारी करता है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि फॉरेंसिक साइंस को समझना। अब बंदा क्या करता है कि फॉरेंसिक साइंस की तैयारी में तो लग जाता है, एग्जाम की तैयारी में लग जाता है, डीएनए, आरएनए, टॉक्सिकोलॉजी सब कुछ डीप में पढ़ लेता है, बट वो यही भूल जाता है कि फॉरेंसिक साइंस होता क्या है। उसी का आज बेसिक इंट्रो हम देखेंगे, साथ में कुछ उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं 7 प्रिंसिपल्स, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आज। इसकी इस वीडियो के इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए फटाक से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बाकी की बातें अपन करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा यहाँ पर आज का टॉपिक जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो है हमारा फॉरेंसिक साइंस के बारे में। देखिए, यहाँ पर यूनिट 1 लिखने का कारण ये है यहाँ पे कि होता क्या है कि हम चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे हम CUET PG दे रहे हों, चाहे हम UGC नेट दे रहे हों, CUET UG दे रहे हों, या फिर फैक्ट दे रहे हों, XYZ कोई सी भी एग्ज़ाम अगर हम फॉरेंसिक से रिलेटेड देते हैं तो हमारे लिए जो फर्स्ट यूनिट होती है वो हमारे लिए कौन सी होती है? फॉरेंसिक साइंस का इंट्रोडक्शन। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट 1। ये स्पेसिफिक किसी में एक एग्ज़ाम के लिए वीडियो नहीं है, ये हर एक एग्ज़ाम को कवर करने वाली वीडियो है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक बट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकती है ये वाली। ये जो टॉपिक होता है हमारा, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने के चांसेस यहाँ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि बच्चा क्या करता है या कोई भी स्टूडेंट जब भी अपीयर होता है तो वो डीप में एडवांस नॉलेज लेता जाता है, बट उसका बेसिक भूल जाता है। तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम बेसिक भी यहाँ पर समझ कर चलें। आइए शुरू करते हैं। ये है हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन है फॉरेंसिक साइंस के बारे में, जहाँ पर इसमें आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा इस यूनिट से रिलेटेड। कंप्लीट स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है, बट आपको इससे रिलेटेड आपको और डीप में पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपको प्रॉपर कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स वाली जो स्टाइल रहेगी उसमें आपको नोट्स मिलेंगे ताकि आपके लिए वो फेमिलियर रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ फॉरेंसिक साइंस। अब मेन चीज़ क्या आती है हमारे लिए कि फॉरेंसिक साइंस होता क्या है, तो वो चीज़ समझना ज़रूरी है। तो फॉरेंसिक साइंस क्या है? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं कि उस साइंटिफिक मेथड्स को किस में यूज़ करते हैं? क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, उसको सॉल्व करने में। सिंपल चीज़ ये जो यहाँ लिखी हुई है कि जो साइंटिफिक मेथड्स का एप्लीकेशन हम करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं, किस में करते हैं? क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने में या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स में, उसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक साइंस। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फॉरेंसिक साइंस हमको वर्ड मिला कहाँ से है, फॉरेंसिक साइंस वर्ड हमें कहाँ से मिला है, तो वो हमें मिला एक लैटिन वर्ड फोरम से। और इसी फोरम का मतलब क्या होता है कि एक पब्लिक प्लेस जो कि रोमन टाइम पे, एंशंट रोम टाइम पे पब्लिक प्लेस हुआ करती थी जहाँ पर लीगल मैटर्स को डिस्कस किया जाता था। वहीं से हमको वर्ड मिला फॉरेंसिक्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा आपको ये बहुत अच्छे से कि फॉरेंसिक वर्ड का मतलब क्या होता है। अब उसी जो लीगल मैटर वाली जो जगह थी वहाँ पर अब क्या यूज़ करने लग गए, हम साइंस का यूज़ करने लग गए। उसी को हमने क्या नाम दे दिया? फॉरेंसिक साइंस नाम दे दिया। ठीक है। अब आपका सवाल आता है यहाँ पर कि सर आखिर जो आप बोल रहे हो फॉरेंसिक साइंस का मतलब ये होता है वो होता है, बट इसका यूज़ क्या है? क्या हमको इसकी नीड आई? तो इसका हम यहाँ पर क्यों इसकी हमको नीड आई? ताकि हम यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस को यूज़ करते हुए सच का पता लगा सकें। अगर हमें सच का पता लगाना है तो हमें यहाँ साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, साइंटिफिक एविडेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव और नीड है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर क्रिमिनल और विक्टिम को आसानी से पहचान सकते हैं। साथ में हम फेयर जस्टिस कर सकते हैं कोर्ट में, किसी के भी साथ हम भेदभाव ना करें कि कोई पैसे वाला है तो वो आसानी से केस जीत जाए, जो कम पैसे वाला है या जो गरीब है उसके साथ गलत हो जाए, तो हम ये भी नहीं चाहते हैं। इसी के साथ में हम फॉल्स कन्विक्शन से प्रिवेंट कर सकें, और जितने भी हमारे पास वहाँ पर फिजिकल, बायोलॉजिकल और डिजिटल एविडेंस या केमिकल एविडेंस, जितने भी टाइप्स के एविडेंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम एनालाइज कर सकें। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है।
ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम जब बात करते हैं तो वो हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर हिस्ट्री। फॉरेंसिक साइंस की हिस्ट्री क्या रहती है। अगर आप कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जब ये फर्स्ट यूनिट खोलते हैं तो ये कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमारे बारे में हमसे उस पेपर के बारे में पूछा जाता है। अब अगर हमसे ये सारे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं तो हम इनका बेसिक अभी समझ लेते हैं। इसके बाद आपको प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोस मिलेगी हमारे चैनल पर, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस जब हम पढ़ते हैं तो एंशिएंट टाइम पर क्या उसमें इनोवेशंस आए थे, क्या डेवलपमेंट आया था, उसके बाद क्या क्या माइलस्टोन्स थे एंशिएंट टाइम पे, मिडाइवल टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे क्या क्या माइलस्टोन्स हमको देखने को मिले। जितना भी हो सकेगा हम उसको डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एकदम सिंपल तरीके से क्लियर हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो हमारे यहाँ पर टॉपिक बनता है वो है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एंशिएंट बिगिनिंग्स अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको ये कहाँ पर देखने को मिला था, फॉरेंसिक साइंस का जो ट्रेसेस हैं ये हमको सबसे पहले कहाँ देखने को मिले थे, चाइना में देखने को मिले थे। वहां पर वो क्या करते थे उस टाइम पर 700 AD के टाइम पर वो क्या करते थे, फिंगरप्रिंट्स लेते थे। अब उस टाइम पर ऐसे कोई हमारे पास फिंगरप्रिंट पैड या फिर इंक पैड तो होते नहीं थे, तब वो क्या करते थे उसके लिए फिंगरप्रिंट लेने के लिए वो क्ले का यूज करते थे, क्ले टेबलेट्स का यूज करते थे। ठीक है। उसके बाद हम इंडिया में आगे बढ़ते हैं तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमको इसके ट्रेसेस मिलते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में हमको इसके ट्रेसेस मिलते हैं तो वहां पर हमको लीगल और फॉरेंसिक रेफरेंस देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इजिप्ट में हमको इसके टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। और ग्रीस और रोम की बात करें तो वहां पर हमको ऑटोप्सी से रिलेटेड कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके माइलस्टोन्स की तो मेन चीज ये आती है ना कि सर अगर इतने सारे एंशिएंट टाइम पर ये सारी चीजें हुई है तो कुछ तो माइलस्टोन्स भी रहे होंगे। तो बिल्कुल माइलस्टोन्स क्या रहे हैं, युआन जी लू ये जो थे ये फर्स्ट फॉरेंसिक मेडिसिन की बुक थी। जो किसने लिखी थी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप फॉरेंसिक से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि ये बुक जो थी ये सबसे पहली बुक किसने लिखी थी। उसके बाद हम 1788 में आगे बढ़ते हैं तो 1788 में मैथ्यू ऑर्फिला नाम से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करा था। मतलब टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच पुरानी थी, उस ब्रांच को फॉरेंसिक के कंटेक्स्ट में इंक्लूड किया गया था और वो किसने किया था, मैथ्यू ऑर्फिला ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1892 में हमको फ्रांसिस गैल्टन का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला फिंगरप्रिंट में। 1910 में जब हम 1910 में आगे बढ़े तो एडमंड लोकार्ड आए थे जिन्होंने हमको कौन सा प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज था ये सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल माना जाता है। इस वीडियो के आने वाले पोर्शंस में हम इन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि ये एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या था। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा एक माइलस्टोन 1984 का, एलेक्स जेफरी का, जिन्होंने हमको एक ऐसी टेक्निक दी थी जो आज भी हम बहुत अच्छे से इसका यूज कर रहे हैं और वो हमको क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और वो हमारी टेक्निक थी DNA फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक है। तो ये हमारे कुछ माइलस्टोन्स थे, कुछ हमारे एंशिएंट टाइम पर अलग अलग कंट्रीज में पाए जाने वाले ट्रेसेस के बारे में थे। अगर हम बात करें कुछ फेमस साइंटिस्ट की तो कुछ फेमस साइंटिस्ट जो थे हमारे वो थे हमारे, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो मैथ्यू ऑर्फिला जो थे, ये मैथ्यू ऑर्फिला को फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, थोड़े यहाँ पे गलती हो गई थी मुझसे, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी ना करते हुए फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी हम करेंगे इन्हें। इन्होंने किस में कंट्रीब्यूशन दिया था, फॉरेंसिक में कंट्रीब्यूशन दिया था, तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी हम यहाँ लेंगे। अगर हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी के फादर हम किन्हें मानते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही देता हूँ आपको। फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पैरासेल्सस को बोला जाता है, वहीं पर फादर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी मैथ्यू ऑर्फिला को बोला जाता है। अल्फोंसो बर्टिलोन की अगर हम बात करें तो उन्होंने एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम ला के दिया था हमको, जिसमें हम बोन्स की लेंथ, बोन्स की विड्थ और इनके बेसिस पे हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आए थे हमारे फ्रांसिस गैल्टन जिन्होंने फिंगरप्रिंट के बारे में हमको बताया था। और फिर लास्ट में हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी एलेक्स जेफरी का, जिन्होंने हमको DNA प्रोफाइलिंग के बारे में बताया था। तो ये थे हमारे कुछ मेन साइंटिस्ट, कुछ फेमस साइंटिस्ट जो कि हमारे इसमें बहुत फेमस है फॉरेंसिक साइंस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं डेवलपमेंट की तरफ। ये जो डेवलपमेंट रहेगा, ये डेवलपमेंट में हमको क्या क्या देखने को मिला, वो भी कहाँ पर, इंडिया में। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंडिया में। अभी हमने ये ऑल ओवर वर्ल्ड की चीज़ें देखी थी, अब इंडिया में भी तो कुछ नई नई चीज़ें आई थी उस टाइम पर। तो सबसे पहली बात करें 1897 की। 1897 की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोलकाता में सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो स्टेब्लिश हुआ था और वो किसने करवाया था, सर
एडवर्ड हेनरी ने। सर एडवर्ड हेनरी ने सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो इंडिया में एस्टेब्लिश करवाया, जो कि करवाया था 1897 में कोलकाता में। क्लियर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि पेपर में डायरेक्ट यहाँ से सवाल उठ के आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे पॉइंट्स को हम कभी भी स्किप ना करें। आगे बढ़ते हुए 1935 में इंडिया की फर्स्ट FSL, जो फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, उसको एस्टेब्लिश करवाया गया था कलकत्ता में। वो उसके बाद में उसके अलावा 6 और FSLs एस्टेब्लिश हुई थी सेंट्रल लेवल पर। उसके बाद स्टेट लेवल पर तो और भी हर स्टेट में अपनी अपनी FSLs एस्टेब्लिश्ड हैं, बट अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल पर सिर्फ 7 ही अभी तक एस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, वो आगे हम अभी देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ की बात करें तो हर एक स्टेट में अपनी अपनी FSLs इस्टेब्लिश करवाई गई, और वो भी किसके अंडर करवाएगी, CFSL के अंडर। और यह CFSL किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली के अंडर काम करता है, जिसके जो अभी मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्ट्री संभालते हैं, उन्हें तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे देश के मोटा भाई अमित शाह जी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेजर FSLs की अगर हम बात करें, कहाँ पर है, 7 FSLs हैं, जो 7 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं। एक है हमारी कोलकाता में जो सबसे पुरानी है, फिर हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुणे में, भोपाल में और गुवाहाटी में। ये तीनों एक साथ इस्टेब्लिश हुई थी, एक ही ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, और सबसे लेटेस्ट वाली है वो है पुणे, भोपाल और गुवाहाटी वाली। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आगे जो हमारा पॉइंट आता है कि यही जो हम डेवलपमेंट इंडिया में देख रहे थे, तो इसमें और क्या नई नई चीज़ें आपको देखने को मिली थी। तो और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिली थी कि एवरी स्टेट में FSLs तो इस्टेब्लिश हो ही गया था, इसी के साथ में और क्या आया था, NICFS आया था। NICFS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, जो कि न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस के कुछ कोर्सेस ऑफर करवाता है, और स्पेसिफिकली क्या करता है, इसी के लिए डिवोटेड है, पूरा काम फॉरेंसिक और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर ही करता है। उसके बाद में रीजनल लैब्स का भी वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। मोबाइल FSLs का वहाँ पर हुआ। मोबाइल FSLs का मतलब ये नहीं मोबाइल पे कुछ काम होता है, मोबाइल FSLs का मतलब ऐसी FSLs, ऐसी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो डायरेक्ट मूव करती है, डायरेक्ट क्राइम सीन पर चले जाना, तो ऐसी मोबाइल FSLs का भी इस्टेब्लिशमेंट हमको इंडिया में देखने को मिला। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर समझने की है, इसको स्टार बनाकर समझना, कि जो इंडिया है ना, उसके पास लार्जेस्ट फॉरेंसिक लेबोरेटरी नेटवर्क है ऑल ओवर एशिया में। अगर आपसे बात कुछ भी हो, ऐसा क्वेश्चन आए कि एशिया में सबसे बड़ा अगर नेटवर्क है फॉरेंसिक लेबोरेटरीज का, तो वो कहाँ पर है, तो वो है हमारे इंडिया में। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट होता है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो चीज़ आती है कि आखिर फॉरेंसिक साइंस का स्कोप होता क्या है। जो हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना होता है कि फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती है, वो फॉरेंसिक साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, हिस्ट्री क्या है, स्कोप क्या है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा होता है स्कोप के बारे में। इसके अलावा मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट्स डालता ही रहता हूँ अपने चैनल पे, अपने इंस्टा पेज पे, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उन शॉर्ट्स को भी आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि उन शॉर्ट्स में आपको एक फोटो में आपको सारी चीज़ें जो मैं इतनी पूरी वीडियो में बताता हूँ, जैसे स्कोप की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में क्या स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें आपको उन शॉर्ट्स में देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ परेशान ना होते, वो भी देखेंगे। यहाँ तो वीडियो समझने के लिए तो बिल्कुल वीडियो जो रहेगी ना, ये बड़ी वाली वीडियो, लॉन्ग वीडियो, इससे आपको प्रॉपरली डीप में एक्सप्लेन होता है। बट आपको शॉर्ट में रिवाइज करना हो तो आप उन शॉर्ट्स को देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस का स्कोप क्या है। तो फॉरेंसिक साइंस का हम मेजरली 3 जगह स्कोप देखते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और सिविल केसेस में, वाइल्ड लाइफ और साइबर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हमारी, उसमें हम देखते हैं, और साथ में हम नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेंसिक लैब्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्या काम होता है, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में हमको फॉरेंसिक बहुत हेल्प करता है। जब हमको वहाँ पर फिजिकल एविडेंस या बायोलॉजिकल या कुछ भी एविडेंस अगर हमको मिल रहे हैं क्राइम से, उनको एनालाइज करेंगे तो वो फॉरेंसिक साइंस के अंडर एनालाइज करेंगे। साथ में हम सिविल डिस्प्यूट में, जैसे जो फ्रॉड होते हैं, फॉर्जरी होते हैं, या फिर हमको एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, प्रॉपर्टी केसेस देखने को मिलते हैं, ये सारे सिविल केसेस होते हैं, जहां पर किसी के साथ में कोई भी बायोलॉजिकली या उसके बॉडी पे फिजिकली हार्म देखने को नहीं मिलता है, बट उसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, ये कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, ये जैसे फ्रॉड हुआ है, फॉर्जरी हुई है, तो उसको इकोनॉमिकली वहां पर डैमेज हुआ है, तो उसको हम सिविल केसेस में लेते हैं। तो वहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे ये
क्या काम आता है, फॉरेंसिक साइंस उसमें उसको उस केसेस को सॉल्व करने में काम आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ में। तो वाइल्ड लाइफ में हम देखते हैं कि जो पोचिंग हो रही है, इलीगल ट्रेड हो रहा है, पोचिंग में हम हंटिंग को देख सकते हैं, या इलीगल ट्रेड हो रहा है, जो तस्करी करवाई जाती है जानवरों की, ऐसे जानवर जिनका, एक तो वो चीज़ कि कोई भी जानवर की तस्करी करवाना गलत बात है। सेकंड चीज़ ये कि जो एनिमल्स हमारे एरिया में वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, जो अभी खतरे की कगार पर है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, उनको अगर कोई ऐसे शिकार करके इधर उधर बेच रहा है, जैसे जो हाथी के जो दांत होते हैं, तो अगर इनको कोई बेच रहा है तो उसके लिए फिर क्या रहता है, हम वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स का वहाँ पर यूज़ करते हैं। साइबर फॉरेंसिक्स में हम क्या करते हैं कि डिजिटल एविडेंसेस का हम एनालिसिस करते हैं। डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में अगर बहुत बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ है, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में उस विक्टिम को पहचानना, कैसे पहचानोगे, तो हम फिर क्या करते हैं, वहाँ पर फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हैं, उसका डीएनए निकालते हैं, डीएनए मैच करते हैं, फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आएगा नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेंसिक लैब्स में। तो नेशनल सिक्योरिटी में हम एक्सप्लोजिव्स का डिटेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे हमको नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है तो केमिकल एजेंट्स, डॉक्यूमेंट फ्रॉड, जो हमारे नेशनल इश्यूज हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नेशनल इशू होते हैं जिससे हमारे नेशन की सिक्योरिटी पर अफेक्ट पड़ सकता है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं फॉरेंसिक्स का। और स्टेट एफएसएल और सेंट्रल एफएसएल्स हमको यहाँ पर एक्सपर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि हम इसको पूरे लॉ इन्फोर्समेंट को प्रॉपरली यहाँ पर काम करवा सकें, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अक्रॉस इंडिया वो सारा अपना काम कर सकें। तो ये था हमारे यहाँ पे स्कोप के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है और वो है हमारा 7 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फटाफट अपन इसको कंप्लीट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अपन जल्दी से जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ ऐसी होती है कि कॉन्सेप्ट छोटा है बट डाउट बड़े होते हैं आपके, तो उन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे उस कन्फ्यूजन्स को अपन हटाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपर क्लियर रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस। 7 प्रिंसिपल्स हैं टोटल। अब इन 7 प्रिंसिपल्स में पहला आता है इंडिविजुअलिटी, फिर एक्सचेंज, फिर आता है प्रोग्रेसिव चेंज, कंपैरिजन, एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल फैक्ट। अगर हम बात करें इनकी, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में पर्टिकुलर एक एक को मैंने अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ है। एक है आपका यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि आपका इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल। इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी पर्सन, ऑब्जेक्ट और substance is unique, no two things are exactly alike in nature। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी सब्सटेंस, सब अपने आप में यूनिक होते हैं। कोई भी दो सब्सटेंस या दो थिंग्स कभी भी एक दूसरे को एग्जैक्टली मैच, एग्जैक्टली अलाइक नहीं हो सकती है। ये कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। क्लियर? अगर आप जैसे हो, आपका दोस्त भी सेम आपके जैसा है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों आप अपने आप में अलग अलग होते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मेन क्या है, कि ये है हमारे फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन की फाउंडेशन। फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन की नींव यहीं से रखी जाती है। फोरेंसिक साइंस का सबसे मेन प्रिंसिपल, अपन ऐसे कोई मेन प्रिंसिपल नहीं होता, बट अगर हम फिर भी बात करें तो हमारे इसमें सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज को। उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी भी। ठीक है, इसके बाद जैसे हम बात करते हैं तो जैसे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, हमारे यूनिक होते हैं। फिर डीएनए इंडिविजुअल होता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जहां पर आपको डीएनए सेम देखने को मिले, वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जुड़वा भाई बहन होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं, वो क्या होते हैं, उनका डीएनए मैच हो जाता है। बाकी फिंगरप्रिंट किसी का भी मैच नहीं होता। फिंगरप्रिंट हमेशा अलग ही रहेगा, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस भी क्यों ना हो, उनका भी फिंगरप्रिंट अलग देखने को मिलता है। फिर टूल मार्क्स, बाइट मार्क्स, हैंड राइटिंग, ये भी सबकी यूनिक होती है। तो यहाँ पर हमको इंडिविजुअलिटी देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस है इसकी कि ये पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हमको अलाउ करता है, कि हमको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की तरफ सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए हम जा सकते हैं। साथ में हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, एविडेंस को हम किसी पर्सन से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, तो उसका लिंकेज देखने को मिलता है। और हमको कोर्ट टेस्टिमनी के लिए बेसिक्स प्रोवाइड करता है, बेसिस प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कई करोड़ों में कभी किसी के मैच होते हैं। ज़्यादातर तो यही देखने को मिलता है कि कभी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकते। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ
एक्सचेंज या लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया था? डॉक्टर एडमंड लोकार्ड ने, जो मैंने आपको पहले हिस्ट्री के टाइम पर, माइलस्टोन के टाइम पर बताया था। डॉक्टर एडमंड लोकार्ड ने यही बोला था, एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस का मतलब है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से टच होंगे, तो अपने ट्रेसेस एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। इसी को बोलते हैं लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। ये चीज़ आप हमेशा देखते हो, आप जब भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे अपना हाथ रखते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, तो आपके फिंगरप्रिंट उसके ऊपर चले जाते हैं। क्या फिंगरप्रिंट में ऐसी कोई सी चीज़ थी जो वहाँ पर गई है? बिल्कुल, वो था आपके फिंगरप्रिंट का स्वेट। जो फिंगरप्रिंट के में अंदर पाए जाने वाला जो पसीना होता है, वो कहाँ पर चला गया है? उस स्क्रीन के ऊपर चला गया। उस स्क्रीन पर लगी हुई डस्ट भी आपके फिंगरप्रिंट पर आई होगी, आपके फिंगर पे आई होगी। तो दोनों सरफेस ने क्या करा? एक दूसरे को अपने ट्रेसेस पास आउट करें। इसी को बोलते हैं लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर यही चीज पूरे इसमें समझाई हुई है। फैक्ट क्या रहता है कि द क्रिमिनल ऑलवेज ब्रिंग्स समथिंग टू द क्राइम सीन एंड ऑलवेज टेक समथिंग अवे। आया कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी क्रिमिनल क्राइम सीन पर आता है तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ क्राइम सीन पर लेकर आता है और कुछ ना कुछ क्राइम सीन से लेकर जाता है। मतलब आपने ट्रेसेस क्राइम सीन पर छोड़ दिए और क्राइम सीन के ट्रेसेस अपने ऊपर लेकर चला गया। जैसे हेयर फाइबर्स, जो क्राइम विक्टिम या फिर जो क्रिमिनल रहता है वो अपने हेयर फाइबर्स वहां पर छोड़ देता है, या फिर विक्टिम के हेयर फाइबर्स क्रिमिनल के ड्रेस पे आ जाए, क्रिमिनल के ऊपर आ जाए। साथ में फिंगरप्रिंट्स, सॉइल और मड जो उसके शूज में लगा हुआ है, ग्लास फ्रेगमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, और साथ में हमको यहाँ पे पेंट ट्रांसफर देखने को मिलता है। अगर मान लो व्हीकुलर एक्सीडेंट है तो उसका कलर का जो रहेगा, वो जो स्क्रैचेस आएंगे, तो स्क्रैचेस आने के बाद में उस जिस गाड़ी पर स्क्रैच आए हैं वहां से वो कलर निकलकर जिसकी वजह से स्क्रैच आए हैं उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है वो आता है हमारा प्रोग्रेसिव चेंज का प्रिंसिपल। आखिर प्रोग्रेसिव चेंज का जो प्रिंसिपल होता है उसका मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल चीज में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पूरे स्क्रीन पे तो सब कुछ देखने को मिल ही रहा है, इतना अपन डायरेक्ट ना पढ़ते हुए मैं सिंपली बता देता हूँ आपको कि प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब ये होता है कि हर एक एविडेंस जो होता है वो हमेशा के लिए एक जैसा नहीं होता कभी भी। मतलब आप अगर सोचो कि जो एविडेंस मैंने आज क्राइम सीन पर जैसा रखा है 10 साल बाद भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक एविडेंस क्या करता है, टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होता है। वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से होता है, जैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या फिर एनवायरमेंटल एक्सपोजर हमको देखने को मिल रहा है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उसके अंदर आने वाले जो चेंजेस होते हैं ये हमको बताता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। अब आपका कहना पड़ेगा कि सर इसका यहाँ पर क्या काम? बिल्कुल काम है। ये हमारे लिए एक एथिक्स डिसाइड करता है, हमारे लिए एक प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि अगर आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर आप एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसी क्राइम सीन पर जा रहे हैं तो उस एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद जल्दी से जल्दी उसका एनालिसिस कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया उसका एनालिसिस करने में तो वो एनालिसिस करने में जो हमें डिले होगा उसकी वजह से हमारे जो एविडेंस है वो या तो चेंज हो सकता है या फिर वो डिग्रेड हो सकता है। मान लो अगर आपने ब्लड किसी क्राइम सीन से उठाया था तो उसको अगर जल्दी एनालाइज नहीं करा तो वो सूख जाएगा और वो प्रॉपरली उसके अंदर पाए जाने वाले डीएनए या जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो हमारे लिए उसको जल्दी से जल्दी एनालाइज करना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल क्या है तो डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। अब मैंने बोला कि हर एक चीज़ डिकम्पोज होती है, तो ये भी पता होना चाहिए हमें कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में डिकम्पोज हो रही है। तो डेड बॉडी अगर डिकम्पोज हो रही है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसका टाइम ऑफ डेथ निकाल सकते हैं कि कितने टाइम पहले इस बॉडी की डेथ हुई थी। फिर उसके बाद में हम ब्लड स्टेन को देख सकते हैं कि उसका डार्क होना या उसका ड्राई होना टाइम टू टाइम होता रहता है, तो हमें उससे ये पता चल जाएगा कि ये कब हमारे जो ब्लड स्टेन है ये वहां पर आया था या फिर बॉडी से बाहर हुआ था। फुटप्रिंट का फेड होना हमको यहाँ पर पता चला देगा कि वहां पर विंड की वजह से या रेन की वजह से क्या हुआ है। फिर यहाँ पर वुंड्स का हील होना कि अगर मान लो किसी को कोई घाव लगे हुए हैं, वो उसकी मृत्यु नहीं है, उसकी मौत नहीं हुई है, बट वो घाव धीरे धीरे भरने लग गए, तो हमको वो उसको घाव को देख के पता चल जाएगा कि इसको ये घाव कितने दिन पहले लगे थे। फिर फाइबर्स एंड हेयर का डिग्रेडेशन हमको देखने को मिलता है। तो ये था हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल था। फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो आता है हमारा कंपैरिजन प्रिंसिपल। सिंपल कंपैरिजन को सिंपल समझने का एक यही तरीका है कि आप किसी भी एविडेंस को उसके नॉन स्टैंडर्ड से ही कंपेयर कर सकते हो। अगर आपको
पेपर को कंपेयर करना है तो पेपर का कंपैरिजन पेपर से ही कर सकते हो, किसी पेपर का कंपैरिजन ब्लड से करने नहीं जाओगे। यही बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कंपैरिजन कंपेयरिंग क्वेश्चन एविडेंस विथ नॉन स्टैंडर्ड्स, मतलब जिस पे आपको शक है क्वेश्चन एविडेंस होता है और जो जिससे आप उसको कंपेयर कर रहे हो वो नॉन स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब उसके ही कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास रेफरेंस सैंपल नोन है या नहीं है, अगर रेफरेंस सैंपल नोन नहीं है तो आपके पास कोई भी फिर कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जैसे टूल मार्क्स होते हैं, तो अगर आप अगर नाइफ से बना हुआ जो मार्क होता है, किसी चाकू से बना हुआ जो टूल मार्क है, उसका कंपैरिजन चाकू के मार्क से ही करोगे तो ही आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। हैंडराइटिंग कंपैरिजन में हैंडराइटिंग का कंपैरिजन हैंडराइटिंग से ही किया जा सकता है, किसी हैंडराइटिंग का कंपैरिजन फोटो से नहीं करने जाएंगे हम। बुलेट स्टेशन मार्क्स हम जब देखने जाते हैं तो बुलेट पे लगे हुए जो मार्क्स होते हैं उसको हम बुलेट से ही कंपेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे सरफेस से नहीं। शू प्रिंट का भी, तो शू का अगर हम वहाँ पर एनालिसिस कर रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसी शू प्रिंट से ही करेंगे। ओके, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। आगे बढ़ते हैं और अगला वाला प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स कैन नॉट लाई बट मैन कैन। सिंपल चीज़ है कि कभी भी जो सबूत होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। उनको जैसा रिएक्ट करना है, जो उनको रिजल्ट निकालने हैं, वो हर बार सेम टू सेम रिजल्ट देंगे। मतलब क्या है कि एविडेंस कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, बट मैन कैन, मतलब जो इंसान होता है वो झूठ बोल सकता है, वहाँ का विटनेस झूठ बोल सकता है, बट वहाँ के सबूत कभी भी झूठ नहीं बोलते। यही होता है हमारा एविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन विटनेस जो होते हैं वो इंटेंशनली लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी वहाँ पर विटनेस को देखा, आई विटनेस अगर कोई है, उसने अगर किसी अपने वाले को खून करता हुआ देखा होगा वहाँ पर कि यार मेरे भाई ने या फिर मेरे दोस्त ने खून किया है, तो आपको वो गलत बयान दे सकता है। बट वहाँ पर रखे हुए सबूत कभी भी गलत बयान नहीं देंगे, वो सबूत आपको सही कल्प्रिट के पास में, सही सस्पेक्ट के पास में जरूर लेकर जाएंगे। तो ये होता है हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है, वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि क्वालिटी हमको मेंटेन करनी पड़ती है। जितनी बेस्ट क्वालिटी, जितनी बेटर क्वालिटी से हम उस सैंपल को या उस एविडेंस को एनालाइज करेंगे, उतने ही अच्छे हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने उस एविडेंस को एनालाइज करने में लापरवाही दिखाई, एज ए फॉरेंसिक साइंटिस्ट अगर आपने अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया और अगर आपने उस एविडेंस को एनालाइज करने में लापरवाही दिखाई, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। उससे पूरा का पूरा केस आप अपने हाथ से छोड़ सकते हैं, उससे पूरा का पूरा केस ही हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना मतलब किसी का जस्टिस छीनना होता है। तो ये याद रखना पड़ता है कि हमको यहाँ पर प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस को फॉलो करते हुए किसी भी एविडेंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा लास्ट प्रिंसिपल, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी में यही कहा जाता है कि अगर आप साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं या कंक्लूजन को देख रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर होती है, मतलब कुछ न कुछ चांसेस होंगे, तभी आप देखेंगे। अगर मान लो कि मुझे किसी क्राइम सीन पर एक नॉर्मल चीज देखने को मिली जिसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं उस क्राइम सीन से, तो क्या मैं उसका एविडेंस मान लूंगा? नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि उसका रेलेवेंस मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे वहां पर कोई भी प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही, कोई भी चांसेस दिख नहीं रहे हैं उसका, उस केस से रेलेवेंस का, या उस केस से उस एविडेंस का कुछ लेना देना हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे ऐसा दिखा ही नहीं वहां पर उसको देख के। तो मैं उसको फिर कैसे मान लूं कि ये मेरे लिए उस क्राइम सीन पर काम का एविडेंस है? एक चीज याद रखना, दो लाइन हमेशा बोली जाती है फोरेंसिक्स में, और दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी लाइन है, बट मतलब समझना उसका कि क्राइम सीन पर मिलने वाला हर एक जो सब्सटेंस होता है वो एविडेंस नहीं होता, बट आपको जो क्राइम सीन पर जो कुछ भी मिल रहा है वो एविडेंस हो सकता है। मतलब लाइन एक जैसी है बट उसका डीप मीनिंग होता है। अगर आपको समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मैंने इस लाइन में आपको क्या कहने की कोशिश करी है। कि क्राइम सीन पर मिलने वाला हर एक सब्सटेंस एविडेंस होता है, बट जो भी आपको वहां पर एविडेंस मिल रहा है वो एविडेंस हो, वो जो भी आपको सब्सटेंस मिल रहा है वो एविडेंस हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इस चीज के पीछे बहुत ही डीप मीनिंग होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आता है हमारा फॉरेंसिक लैब्स और एथिक्स के बारे में। फॉरेंसिक लैब्स के बारे में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि CFSLs जितनी भी है उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़। इसके अलावा भी 3 और है, वो कहाँ कहाँ पर है, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी। तो टोटल 7 हमारी CFSLs हैं। उसके बाद में स्टेट FSLs जो कि होम गवर्नमेंट, जो होम डिपार्टमेंट होता है उसके अंडर या स्टेट पुलिस के अंडर काम करती है। देखो इनका अगर हम बात करें, ये जो हमारी रहती है सबसे ऊपर हमारे लिए होता है, ये गलत हो गया है, इसको काट देना। सबसे ऊपर हमारे लिए होता है CFSL, उसके बाद उसके नीचे काम करती है स्टेट FSL, SFSL, उसके नीचे काम करती है RFSL, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, और उन्हीं रीजनल के साथ में MFSL काम करती है, मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया था, आगे पीछे लिख दिया था, उसको छोड़ देना। इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अगर आप एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने एथिक्स को फॉलो करें। तो उसमें एथिक्स में सबसे पहले इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखें, साथ में ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। चेन ऑफ कस्टडी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या होती है। किसी भी एविडेंस को क्राइम सीन से कलेक्ट करना और लास्ट में उसको कोर्ट प्रोसीडिंग तक पूरा उसकी वैलिडिटी मेंटेन रखना, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, ये पूरी चीज़ें होती हैं चेन ऑफ कस्टडी। लास्ट में होता है कोर्ट टेस्टिमनी। ठीक है, ये था हमारा यहाँ पर आज का फर्स्ट वाला लेक्चर, जिसमें हमने यूनिट 1 को डिकोड करके समझा कि आखिर हमको उस यूनिट में पढ़ना क्या क्या होता है और किस तरह से पढ़ना होता है, कितने अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हुए पढ़ना होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाली वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में, फर्स्ट यूनिट मैंने इसलिए लिखा है कि हर एक एग्जाम में पहली यूनिट फॉरेंसिक का बेसिक्स ही होता है, तो इसको अगर आपने समझ लिया है मतलब आपके लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यूनिट 1 जो थी हमारी, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक्स देखा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आधे घंटे में अपन ने पूरी यूनिट को डिकोड कर लिया। अब जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप एक एक टॉपिक इसके उठाओ और उनको डीप में समझने की कोशिश करो। अगर ये भी मेहनत नहीं करनी है कोई बात नहीं, चैनल से जुड़े रहना, अपकमिंग वीडियोस इसी के बारे में आती रहेगी। तो ये था आज का हमारा फॉरेंसिक साइंस का इंट्रो, जिसमें मैंने आपको सब कुछ फॉरेंसिक साइंस में जो बेसिक पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई थी, जो कि मेजरली हर एग्ज़ाम्स में, चाहे हम बात कर ले CUET PG की या नेट की बात कर ले, UGC नेट की, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में फर्स्ट यूनिट के नाम पे हमसे फॉरेंसिक का इंट्रो या फॉरेंसिक का बेसिक्स ही पूछा जाता है। तो इसके बारे में हमने आज यहाँ पर स्टडी करी है, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में डीप में। अगर ऐसी ही वीडियोस आपको और अच्छी अगर ये लगती है वीडियो, और ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए, तो आप इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आपको इतनी ही प्यारी प्यारी वीडियोस या इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी। मुझसे कुछ भी गलती हुई हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताइएगा कि सर आपने इसमें कुछ गलती करी है या आपको यहाँ पर थोड़े सुधार की ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल इंप्रूवमेंट करूँगा उस जगह पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।